नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या गाजा हमेशा के लिए अमेरिका का हो जाएगा? क्या गाजा ना इजराइल का होगा ना गाजा वासियों का? क्या ये सच में अमेरिका का रिसोर्ट सिटी बन जाएगा जिस पर ट्रंप के दामाद का कंट्रोल होगा, या अमेरिका का नेवल बेस? क्या ट्रंप गिफ्ट में गाजा को दामाद को देना चाहते हैं? और क्या इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि गाजा में रहने वाले 12 लाख से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे देशों में हमेशा के लिए विस्थापित हो जाए? ट्रंप के बयान और उनके दामाद के इरादे सामने आने के बाद न सिर्फ हमास गुस्से से भड़का हुआ है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, ईरान, रूस और यहां तक कि चाइना तक अमेरिका के खिलाफ हो गए। लेकिन इजराइल खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि अगर किसी को गाजा से अपनी मर्जी से जाना है तो वो उनके जाने का पूरा खर्चा उठा लेंगे, साथ में जल थल वायु जिस व्यवस्था से जाना चाहे उसकी व्यवस्था भी कर देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह ट्रंप की खाड़ी को कंट्रोल करने की स्थिति है, जहां पर ट्रंप गलती कर बैठे और ट्रंप का यह बयान दो हिस्सों में बटे खाड़ी को एक कर देगा? सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप यानी अमेरिका के इरादों के बीच में आने की कोई हिम्मत क्या वाकई में कर पाए? आज हम आपको बताएंगे गाजा का सच और ट्रंप का दामाद को गाजा गिफ्ट करने का इरादा और उसका भविष्य क्या है। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि गाजा को लेकर ट्रंप ने क्या कहा है। जरा इसी को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको काफी स्थिति समझ में आएगी कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं और वो करना क्या चाहते हैं। जरा देखिए गाजा को लेकर ट्रंप ने क्या कहा है। अमेरिका गाजा पट्टी को अपने अधीन लेगा और हम इसे विकसित करेंगे। बाकायदा सभी खतरनाक बमों और अन्य हथियारों को निष्क्रिय करेंगे, जगह को समतल करेंगे और तबाह हो चुकी इमारत को हटाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। हम एक ऐसा आर्थिक विकास करेंगे जो क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के ढेरों अवसर पैदा करेगा और आवास उपलब्ध कराएगा। कुछ अलग किया जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सब के बीच में ट्रंप गाजा वासियों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि गाजा वासियों को वहां बसाया जाएगा। वो ये भी नहीं कह रहे कि गाजा वासियों को ये सब करने के बाद उनकी जमीन लौटा दी जाएगी। तो सवाल यह है कि अगर ट्रंप इसको समतल करके इसमें रिसोर्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो वो किसको गिफ्ट की जाएगी? क्या वाकई में दामाद को गाजा गिफ्ट करने के लिए यह पूरी जंग चली है? और क्या गाजा इसलिए तबाह हो गया क्योंकि ट्रंप उसे अपने दामाद को गिफ्ट करना चाहते? और क्या कठपुतली की तरह इजराइल इस्तेमाल हुआ, या इजराइल के ग्रेटर इजराइल प्लान के लिए ही यह सब किया गया और इजराइल वहां कंट्रोल करेगा और इजराइल को कंट्रोल अमेरिका करेगा और वहां विकास उस तरीके से होगा जो ट्रंप के दामाद चाहते हैं? बहरहाल हमास ने सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। उसने कहा कि हम ट्रंप के उन बयानों को खारिज करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी के निवासियों के पास वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और हम उन्हें इस क्षेत्र में अराजकता और संघर्ष की वजह मानते हैं। हमास ने कहा कि वो ट्रंप के इस सुझाव को खारिज करता है। हमास ने एक बयान में कहा कि नरसंहार और विस्थापन के अपराध के लिए जायोनी, जो एक स्वतंत्र यहूदी राज्य की वकालत करने वाले राष्ट्रवादी थे, उनको जिम्मेदार ठहराने के बजाय उन्हें एक तरह से सम्मानित किया जा रहा है। इसके जरिए उनको दंडित होने से भी बचाया जा रहा है। क्या वाकई में यह सब इसलिए ही किया जा रहा है? और क्या इजराइल तैयारी कर चुका है गाजा से गाजावासियों को बाहर निकालने की, या उन्हें मिस्र, जॉर्डन, ईरान या सऊदी अरब भेजने की? बाकायदा इजरायली रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट कब किया और उसके मायने क्या है? सबसे पहले इस ट्वीट को देखिए, उसके बाद आपको समझाएंगे कि दरअसल इसमें लिखा क्या है। ये जो कार्ड्स हैं वो बाकायदा इजरायली रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट का शायद आप वक्त नहीं देख पा रहे हैं। 1:53 6 फरवरी 2025 यानी आज का ही यह ट्वीट है और यह ट्वीट 1:55 पर किया गया है। अब इसके अंदर है क्या?
क्या वाकई में गाजा को क्लीन करने का प्लान है? जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसका हिंदी रूपांतरण आपके लिए हम कर रहे हैं, जरा इसको समझिए कि वो कह क्या रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्स क्या कह रहे हैं? दरअसल इजरायली रक्षा मंत्री कॉट्स ने गाजा वासियों को एक नई तरह का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर गाजावासी दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाकर बसना चाहते हैं तो इसमें उनकी मदद की जाएगी। इजरायली आर्मी को उन्होंने ऐसे लोगों के लिए एक प्लान तैयार करने को कहा है जो गाजा छोड़ने के इच्छुक हैं। जमीन, समुद्र और हवाई मार्ग से गाजा छोड़ने के विकल्प शामिल किए जाएंगे, यानी कि गाजावासी गाजा छोड़कर जहां जाना चाहें, जिस मार्ग से जाना चाहें, इजराइल उन्हें खुशी खुशी वहां बसाने की तैयारी करेगा। और यह घोषणा इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण में सामने आई। यह योजना गाजा के निवासियों को उनकी मर्जी से गाजा पट्टी छोड़ने की अनुमति देगी। इसको आप विकल्प एक भी कह सकते हैं कि शायद इजराइल और अमेरिका यह कह रहा है कि आप अपनी मर्जी से चले जाइए वरना हम आपको जबरदस्ती निकालेंगे। और शायद यह ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बाद में इजराइल को कोसे ना। लेकिन सवाल यह है कि जिसका देश है, जिसकी जमीन है, क्या वाकई में उन्हें जबरदस्ती उनकी जमीन से निकाला जा सकता है? हालांकि अमेरिका दूसरी तरफ कहते हैं कि जो वहां बसे हैं वो सब जॉर्डन और मिस्र से आए हुए हैं और उनको वापस वहां चला जाना चाहिए। लेकिन दुनिया का जो भी देश, कमाल की बात है, इजराइल कह रहा है कि दुनिया का कोई भी देश अगर इन गाजा वासियों को स्वीकार करने को तैयार होगा तो वहां जाकर बस सकेंगे और इसके लिए इजराइल हेल्प करेगा, चाहे वो सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से या जल मार्ग से। जिससे भी वो जाना चाहेंगे उनको इजरायली सेना सहसम्मान छोड़कर आएगी। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में यह इजराइल का सुझाव है गाजावासियों के लिए या इजराइल की धमकी है गाजावासियों के लिए कि या तो आप शांति से चले जाइए वरना जिस तरीके से गाजा बर्बाद किया जा चुका है क्या पता कि अगला नंबर आपका हो। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं कि गाजा पहले कैसा था और इस पूरी जंग के बाद वो कैसे खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन एक आंकड़ा बर्बादी गाजा की पूरी तस्वीर को बयां करता है और इस आंकड़े पर जर नजर डालिए कि गाजा में क्या वाकई में कुछ बचा हुआ है। 60% इमारतें गाजा के अंदर मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, 92% घर तबाह हो चुके हैं, 50 मिलियन टन मलबा जमा हुआ है। 10 साल लगेंगे गाजा को फिर से बसाने में। और इस दौरान शायद ट्रंप यही कहना चाह रहे हैं कि गाजावासी कहीं जाकर बस जाएं क्योंकि गाजा अभी रहने लायक नहीं है और वहां बम की सुरंग बनी हुई है और ऐसा ना हो कि इससे और ज्यादा नुकसान हो। लेकिन ट्रंप के लिए एक चीज कही जाती है, ट्रंप के लिए कहा जाता है कि उनके बयानों को समझना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि वो कब अपने बयान से पलट जाए कोई नहीं जानता। हाल ही में टैरिफ को लेकर जिस तरीके से उन्होंने यू टर्न लिया कनाडा और मैक्सिको के साथ, उसको लेकर भी ट्रंप पर कई सवाल खड़े हुए कि क्या वो एक तरीके से अपने बयानों के जरिए बाकी देशों के अंदर लिटमस टेस्ट करते हैं। और क्या गाजा वासियों को धमकाने और उन्हें देश छोड़ने के पीछे भी क्या ट्रंप एक लिटमस टेस्ट ही कर रहे हैं? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के इरादों को समझना अक्सर कठिन होता है। अपने बार बार बदलते नजरिए के लिए फेमस ट्रंप का मानना है वो किसी भी प्रकार की बातचीत में मोल भाव के मास्टर हैं क्योंकि वो राजनेता के साथ साथ एक बेहतरीन व्यापारी भी हैं। यह भेद करना मुश्किल हो जाता है कि उनका असली मकसद क्या है, अंत में उनकी क्या योजना हो सकती है और उसके लिए किस हद तक जा सकती है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि गाजा पर ट्रंप का प्रस्ताव इजराइल के कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए था। जितना यह लंबे समय से माना जा रहा है कि गाजा में अवैध बस्तियां बसाई जाए, वहीं कुछ इसे अरब देशों को गाजा के पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए एक रणनीतिक कदम भी मानते हैं। वहीं ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने इसे समाधान का हिस्सा बताया। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या ट्रंप वाकई में चाहते होंगे कि अगर वो गाजा को कंट्रोल करने और गाजा वासियों को मिस्र, जॉर्डन, ईरान, सऊदी अरब वहां बसाने की बात करेंगे तो क्या वाकई में पूरा खाड़ी क्या वाकई में गाजा के समर्थन में आकर खड़ा होगा? और क्या पूरा खाड़ी ये कहेगा, उसमें आप सऊदी अरब को भी ले लीजिए, क्या वो कहेंगे कि हमें ट्रंप की जरूरत नहीं है, इतने बिलियन डॉलर का हम निवेश करेंगे गाजा के अंदर और गाजा को खाड़ी बसाएगा? तो क्या ट्रंप इस तरीके से काम कर रहे हैं?
और क्या खाड़ी देशों के साथ ट्रंप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मनोवैज्ञानिक तौर पर खेल रहे हैं कि हम गाजा को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि गाजा अगर कंट्रोल हुआ तो मानकर चलिए खाड़ी कंट्रोल होगा। क्योंकि गाजा पट्टी पर अगर अमेरिकन बेस का आर्मी बेस क्रिएट होता है तो वहां से मिस्र, वहां से जॉर्डन, वहां से सऊदी अरब, वहां से ईरान, वहां से तुर्की, वहां से सीरिया, ये सब अमेरिका की जद में होंगे और वहां के व्यापार को भी अमेरिका कंट्रोल करेगा। तो क्या ट्रंप ये चाहते हैं कि खाड़ी गाजा की सुध ले और गाजा को पुनर्स्थापित करे और हमास को वहां से बाहर कर दे? क्या वाकई में ऐसा हो? इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ट्रंप, जिनके दामाद कई सालों से गाजा पट्टी के आसपास की जमीन को बहुमूल्य बताते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से, और वो कहते हैं कि वहां सिर्फ विकास तब हो सकता है जब वहां से गाजा वासियों को निकाल दिया जाए, उनकी मर्जी से या उनको फोर्सफुली। तो जरा देखिए, ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, ये कौन है जिनको गाजा गिफ्ट देने की बात की जा रही है? जरा इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए सर, नाम है जैरेड कोरी कुशनर, उम्र है 45 साल, पेशा है व्यापारी और निवेशक, कुल संपत्ति है $900 बिलियन, संस्थापक है निजी इक्विटी फर्म के एफिनिटी पार्टनर्स के। उपलब्धि क्या है? 2017 में 21 तक, 2017 से 21 तक ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार रहे, उनके दामाद हैं, और दूसरा अमेरिकी इनोवेशन ऑफिस में डायरेक्टर भी रहे हैं। और इसमें एक उपलब्धि इनकी बहुत बड़ी हो जाएगी अगर गाजा अमेरिका के कंट्रोल में रहते हुए जिस सिटी की बात की जा रही है, रिसोर्ट सिटी, अगर उसको ये बनाते हुए, कुशनर बनाते हुए नजर आए। लेकिन गाजा कब्जाने का मुख्य किरदार क्या वाकई में कुशनर है? इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल ट्रंप की बेटी इवांका के पति हैं जैरेड कुशनर। 2009 में हुई थी इवांका और जैरेड की शादी। 2006 में द न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर खरीदा उन्होंने। इनकम सोर्स पैट्रिक रियल एस्टेट फर्म कुशनर कंपनीज साल 2021 में खुद की कंपनी एफिनिटी पार्टनर्स बनाई। जैरेड कुशनर के पिता बिल और हिलेरी क्लिंटन के मित्र थे। कुशनर को इजराइल फलस्तीन शांति योजना का मुख्य वास्तुकार कहा जा रहा है। आप सोचिए, कौन सी शांति योजना जिसमें गाजा है ही नहीं, जिसमें फलस्तीन है ही नहीं। पिछले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने कुशनेर को शांति का जिम्मा सौंपा था, बावजूद इसके कि कुशनेर को मध्य पूर्व में कोई अनुभव नहीं था। 2017 में बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने के लिए इजराइल की यात्रा भी उन्होंने की। वहीं मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के प्रयासों में राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिलने के लिए फलस्तीन की यात्रा भी की थी। क्या वाकई में ट्रंप और उनके दामाद नोबेल पुरस्कार की दौड़ में आगे चल रहे हैं? यह इसलिए क्योंकि आप पूरे नोबेल पुरस्कारों की लिस्ट उठाकर देखिए, जिन्होंने मध्य पूर्व के अंदर शांति बहाली में बड़ा काम किया, उनको नोबेल दिया गया है। तो क्या ट्रंप अपने इस बयान के जरिए गाजा को कंट्रोल करने और गाजा में खाड़ी के निवेश को कराकर खाड़ी को एक करने की प्लानिंग कर रहे हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि इससे अमेरिका को नुकसान होगा। तो क्या ट्रंप बाकायदा अपने दामाद के जरिए गाजा को कंट्रोल करते हुए, निवेश की स्थिति पैदा करते हुए, अमेरिकी फोर्स को वहां डिप्लॉय करके पूरे खाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल ट्रंप के प्लान गाजा के पीछे क्या वाकई में जैरेड कुशनर है? और क्या यह कहा जाए कि यह एक ससुर का अपने दामाद को गिफ्ट है? दरअसल ट्रंप गाजा पट्टी को एक अंतर्राष्ट्रीय बीच रिसोर्ट सिटी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। यह विचार पिछले कार्यकाल में उनके दामाद जैरेड कुशनर ने ही पेश किया था। जानकार मानते हैं कि ट्रंप रियल एस्टेट निवेश के अवसरों के संदर्भ में गाजा पर बयान दे रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर सही तरीके से पुनर्निर्माण किया जाए तो गाजा मोनाको से बेहतर हो सकता है, मोनाको से बेहतर। वहीं कुशनर ने कहा था कि गाजा की तटवर्ती संपत्ति बेहद मूल्यवान हो सकती है अगर लोग आजीविका के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। कुशनर ने एक बार पूरे अरब इजराइल संघर्ष को इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच एक अचल संपत्ति विवाद से ज्यादा कुछ नहीं के रूप में भी वर्णित किया था। अगर ऐसा होता है तो गाजा में स्थिरता से अमेरिका को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा। वहीं ईरान, रूस और चीन जैसे दुश्मनों को कमजोर करने के लिए गाजा बेहद अहम होगा। लेकिन क्या इन सब के बीच में फिलिस्तीन बचेगा? क्या इन सब के बीच में गाजावासी बचेंगे?
एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर जरा देखिए। यह फिलिस्तीन और इजराइल के इतिहास की तस्वीर है कि कैसे फिलिस्तीन देखते ही देखते इजराइल होता चला गया। शुरुआत करते हैं 1922 के साथ। 1922 के अंदर जो आप ये पूरा नक्शा देख रहे हैं, इस पूरे नक्शे को फिलिस्तीन कहा जाता था, फिलिस्तीन। लेकिन क्या हुआ, 1948 में बाकायदा एक समझौता हुआ। समझौते के तहत इजराइल को एक जमीन का हिस्सा दिया गया। जमीन का हिस्सा जो आप ये येलो डॉट्स देख रहे हैं, ये दरअसल इजराइल और बाकी का सारा फिलिस्तीन। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति है कि जो आप डॉट देख रहे हैं, ये फिलिस्तीन है और पूरा का पूरा येलो इजराइल है। यानी 1922 से लेकर 1925 के बीच में जो पहले फिलिस्तीन हुआ करता था वो अब इजराइल हो गया, और जो इजराइल हुआ करता था वो फिलिस्तीन हो गया। लेकिन जो आप ये डॉट देख रहे हैं और जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, इसको भी येलो करने की यानी कि इजराइल करने की तैयारी की जा रही है। यानी कि कहिए 1922 से आज के दौर में पूरे फिलिस्तीन को इजराइल करने की तैयारी, क्योंकि इसके लिए आपको ग्रेटर इजराइल प्लान को पढ़ना पड़ेगा। इस पर बाकायदा फर्स्ट इंडिया ने प्रोग्राम किया है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में एक और बड़ी संख्या शरणार्थी के रूप में नजर आने वाली है? क्योंकि जो नक्शा हमने आपको दिखाया ना, और फिलिस्तीन धीरे धीरे इजराइल होता चला गया, उसमें लोग किस तरीके से शरणार्थी बनते चले गए, इसका भी एक आंकड़ा आपके सामने पेश करते हैं। क्योंकि गाजा की 80% आबादी शरणार्थियों की है और पश्चिम तट का लगभग 40% शरणार्थियों का है। 1948 में आधुनिक इजराइल की स्थापना के दौरान हुई हिंसा के कारण 7 लाख लोगों को अरब में बसाया गया था। अरब जाकर उनको शरण मिली थी। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान पश्चिमी तट और गाजा पर इजराइल के कब्जे के कारण 3 लाख और लोग शरणार्थी बन गए। वो लोग और उनके वंशज 60 से ज्यादा शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। सबसे ज्यादा पंजीकृत फलस्तीनी शरणार्थियों वाला देश जॉर्डन है, जहां लगभग 20 लाख के आसपास है, जो देश की आबादी का 1/4 हिस्सा है। लेबनान और सीरिया के साथ साथ फलस्तीन क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में वो मौजूद हैं। तो चलिए एक नजर यह भी डाल लेते हैं कि कहां कितने फलस्तीनी शरणार्थी वर्तमान के अंदर हैं, क्योंकि 12 लाख के आसपास और बसाने की तैयारी की जा रही है। एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि आसपास के देशों के अंदर कितने हैं। अगर हम देखें लेबनान के अंदर, तो लेबनान के अंदर 5,50,000 फलस्तीनी शरणार्थी है, जो वहां की कुल आबादी के 10% है। सीरिया के अंदर 6,70,000 है, जो वहां की कुल आबादी के 3% है। इसके अलावा अगर बात करें जॉर्डन की, 25 लाख है, जो उनकी आबादी के कुल 23% है। इसके अलावा अगर बात करें गाजा की, जिसमें अभी 16 लाख के आसपास है, कुल आबादी का 81%, लेकिन गाजा से गाजावासियों को निकालने की तैयारी, और मानकर चलिए यहां एक तरीके से अमेरिका या इजराइल का कंट्रोल रहेगा अगर वहां पर हमास और खाड़ी देश एक होकर अमेरिका का विरोध नहीं करते। तो अब यह भी देख लीजिए कि विरोध कौन कौन कर रहा है, यानी कि क्या वाकई में अमेरिका के इस सपने के खिलाफ वहां के देश हैं? यकीनन होंगे। तो एक बार यह भी देखिए कि अमेरिका इजराइल वर्सेस कौन कौन से देश वहां पर हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, और दूसरी तरफ कौन कौन है? सऊदी अरब है, संयुक्त राष्ट्र है, जॉर्डन है, तुर्की है, फलस्तीन है, ईरान है, चीन है, मिस्र है और रूस है। और कौन क्या कह रहे हैं? सऊदी अरब कह रहा है कि हम फलस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं और गाजा में साम्राज्यवादी नियत से किसी भी तरह की घुसपैठ का हम विरोध करते हैं। संयुक्त राष्ट्र क्या कह रहा है? गाजा में किसी भी तरह से कब्जा करना और वहां के लोगों का विस्थापित करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। जॉर्डन क्या कह रहा है? गाजा में जमीन हथियाने और फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से बेदखल करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा। तुर्की क्या कह रहा है? गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालने का विचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गाजा के लोगों की सहमति के बिना कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। और फिलिस्तीन खुद क्या कह रहा है कि गाजा से फिलिस्तीनी लोगों को बेदखल करना सरासर गैर कानूनी काम साबित होगा। हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। और यह एक एक करके विरोध अमेरिका का तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या वाकई में अमेरिका जैसे पावरफुल देश के बीच में यह देश कोई भी आकर सीधा टक्कर लेगा? संभावना ना के बराबर है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय नियम ट्रंप के इस सपने, या कहें कि ट्रंप को दामाद को गाजा गिफ्ट करने के बीच में आ जाएगा? जरा इसको भी समझिए। ट्रंप के गाजा टेक ओवर करने के प्लान में कई रोड़े हैं। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय नियम और संधियां ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। वो गाजा पर अमेरिका के पूर्ण कब्जे
में आड़े आ सकता है। लेकिन नेतन्याहू का ट्रंप को समर्थन है, वो गाजा को लीज पर अमेरिका को दे सकते हैं या फिर कहीं के ट्रंप के दामाद को दे सकते हैं। गाजा स्वायत्तशासी क्षेत्र फलस्तीन के पास है, लेकिन सैन्य और प्रशासनिक कब्जा इजराइल के पास ही है। ट्रंप ने गाजा में अमेरिका की सेना को उतारने से इनकार अभी तक नहीं किया, यानी कि इजराइल वहां कंट्रोल करते हुए आर्मी सेना को वहां डिप्लॉयड कर दिया जाए और इजराइल अमेरिका को यह कहें कि ट्रंप के दामाद को गाजा गिफ्ट कर दे, तो क्या इन सबके बीच में जो वहां 12 से 16 लाख गाजावासी हैं, क्या उनको फोर्सफुली वहां से निकाल दिया जाएगा? और अगर निकाल दिया जाएगा तो क्या अरब कंट्री उनको अपने यहां शरण देंगी? क्योंकि पहले से ही वहां के जो कुछ देश हैं उनकी पॉपुलेशन में एक बड़ी हिस्सेदारी गाजावासियों की है, फलस्तीनियों की है, और वहां से उनकी स्थिति पहले से ही बिगड़ रही है। और ट्रीटी के अनुसार जो पैसा उनको वहां मिलना था वो भी नहीं मिल रहा, और जो टाइम पीरियड था कि इतने टाइम में उनको वापस बसा दिया जाएगा, उस पर भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत नहीं हो रही, और इसलिए कोई देश उनको अपने यहां लेने को भी तैयार नहीं है। तो क्या गाजा ट्रंप के दामाद को गिफ्ट कर दिया जाएगा? ये वक्त बताएगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।